नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है? तो दिस इज़ नेक्स्ट, जहाँ पे डिफिनेशन आए इसका मीनिंग होता है कि ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो एबॉर्शन क्या होता है कि एबॉर्शन मीन्स की कंप्लीट या पार्शियल सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो कंसेप्टस प्रोडक्ट्स होता है, जो प्रोडक्ट होता है, जो कंसेप्ट ऑफ जो वायबल फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के साथ साथ प्लासेंटा होता है, वो जब प्रीमेच्योर बाहर निकल आए यूट्रस से, दिस इज़ कॉल्ड एबॉर्शन। 20 वीक्स से कम टाइम में अगर वो बाहर आए तो बिफोर द एज ऑफ वायबिलिटी जो है 28 वीक से कम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस बाहर आए, दैट इज़ कॉल्ड एबॉर्शन। एबॉर्शन जो है जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, एंडोक्राइन और मल्टीपल फैक्टर्स है जो एबॉर्शन, जिससे एबॉर्शन हो सकती है। क्लासिफिकेशन क्या है एबॉर्शन की? फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो होती है ये इनवॉलंटरी लॉस ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के प्रायर, बिफोर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन जो है एबॉर्शन हो जाता है, मीन्स लॉस ऑफ कंसेप्टस हो जाता है, ये खुद ब खुद हो जाता है, इसलिए इसको हम स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस में जेनेटिक का रोल होता है, मैटरनल इन्फेक्शन अगर हो, रुबेला, क्लैमिडिया, मेडिकल कंडीशन है कोई, उससे भी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज थ्रेटनेड एबॉर्शन। थ्रेटनेड एबॉर्शन वो एबॉर्शन होता है कि जो स्टार्ट तो हुआ है लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचा कि इसको हम वापस नहीं ला सकते। थ्रेटनेड एबॉर्शन को हम वापस ला सकते, इसीलिए इसको हम बोलते हैं थ्रेटनेड। थ्रेटनेड मीन्स खतरा है कि आगे जा सकता है, लेकिन इतना भी खतरा नहीं है कि हम इसको वापस नहीं ला सकते। मीन्स इट इज़ क्लिनिकल एंटिटी वेयर प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज है स्टार्टेड बट नॉट प्रोग्रेसेड टू ए स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल। सो रिकवरी इसमें पॉसिबल होती है लेकिन एबॉर्शन होने का खतरा होता है। इसमें वेजिनल ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, सर्विक्स जो है क्लोज रहता है। तो इन्वेस्टिगेशन इसमें ब्लड HB, हेमाटोक्रिट, ABO, यूरिन एग्जामिनेशन या अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। अलग अलग जो टाइप्स है एबॉर्शन के, उसमें हम अलग ये सेम इन्वेस्टिगेशन रख सकते हैं। ट्रीटमेंट, रेस्ट और ड्रग्स फॉर रिलीफ देते हैं इसमें। नेक्स्ट इज इनविटेबल एबॉर्शन। इनविटेबल एबॉर्शन में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, हैवी प्रोडक्ट्स ऑफ कंसप्शन होते हैं, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, सर्विक्स भी डायलेट हो जाता है ज़्यादा, तो यूट्रस जो है पल्पेबल होता है। तो इसमें हमने एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मेथर्जिन एक जो है ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, एंटी हेमोरेजिक ड्रग होता है मेथर्जिन, तो ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। 0.2 mg हमने मेथर्जिन देना है। तो ब्लड लॉस जो है इसको हम करेक्ट करते हैं बाय IV फ्लूइड्स भी देते हैं इसको मैनेजमेंट करने की इनविटेबल एबॉर्शन, क्योंकि इसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और ये एक्टिव ट्रीटमेंट में हम इसको डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज भी कर सकते हैं। और आफ्टर 12 वीक्स हम ऑक्सीटोसिन ड्रिप जो है 10 यूनिट्स इन 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट एबॉर्शन। एज द नेम इंडिकेटर्स, इसमें सारा कंसेप्ट जो भी है, चाहे फीटस है, प्लासेंटा है, जो भी चीज़ें होती है यूट्रस में वो बाहर निकल आती है। इसमें एब्डोमिनल पेन होती है, वेजिनल ब्लीडिंग होती है, तो यूट्रस जो है स्मॉलर होता है दैन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया, कि जो एमेनोरिया के टाइम में यूट्रस होता है उससे कम होता है साइज़। तो इसमें मैनेजमेंट हम ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। उसके बाद इनकम्प्लीट एबॉर्शन, जिसमें एबॉर्शन तो होती है लेकिन सारा का सारा कंसेप्टस बाहर नहीं निकलता है, दिस इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इसके क्लिनिकल फीचर्स है, पेन होती है लोअर एब्डोमेन में, वेजिनल ब्लीडिंग होती है और मास नज़र आता है, तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग भी होती है। मैनेजमेंट इसमें मिसोप्रोस्टॉल 200 माइक्रोग्राम ड्रग देते हैं वेजिनली एवरी 4 आवर्स। नेक्स्ट इज मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एज अ नेम इंडिकेटर्स कि फीटस जो है डेड होता है इसमें, और डेड होने की वजह से फीटस बाहर आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मिस्ड एबॉर्शन। इसमें जो है प्रेगनेंसी से रेट्रोग्रेशन ब्रेस्ट चेंजेस आ जाती है, सीजेशन ऑफ यूट्रिन ग्रोथ, सीजेशन नहीं होती, यूट्रिन ग्रोथ नहीं होती है। तो इसमें हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं दैट इज़ मिसोप्रोस्ट्रॉल 200 माइक्रोग्राम टेबलेट देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है, उसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी देते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एबॉर्शन इज सेप्टिक एबॉर्शन। सेप्टिक मीन्स कि जो इन्फेक्शन एबॉर्शन, जिसमें सिर्फ इन्फेक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेप्टिक एबॉर्शन। ये 10% एबॉर्शन होता है। काजेज इसमें क्रिमिनल एबॉर्शन होती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होती है डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। सेप्टिक एबॉर्शन, क्योंकि सेप्टिक है, इन्फेक्शन है, तो फीवर तो होगा ही होगा, मीन्स पायरेक्सिया होता है। उसके साथ साथ पल्स रेट भी ज़्यादा होती है। इन्वेस्टिगेशन इसमें सर्विकल वेजिनल स्वैब या हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं। मैनेजमेंट इसमें हॉस्पिटलाइजेशन के लिए रखते हैं, हम लेते हैं इस पेशेंट को।
ड्रग्स, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स देते हैं। उसके बाद है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इंड्यूस्ड एबॉर्शन में आपका एमटीपी आएगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि हम जानबूझ के एबॉर्शन करवाते हैं किसी को, जो है किसी पेशेंट का कराते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो एमटीपी एक्ट क्या होता है, इसमें रिकमेंडेशंस क्या है, वो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में जो था। तो इसमें रोल ऑफ नर्स क्या है कि वेजिनल ब्लीडिंग को देखना, लो एब्डोमिनल क्रैम्पिंग को देखना, शॉक, डिक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग्स नहीं होनी चाहिए कि जो इंडिकेशन देता है। फीटल इंजरी, नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए बनेगी रिस्क फॉर फीटल इंजरी, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम भी कम हो जाता है। उसके बाद प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। वाइटल साइंस को 5 मिनट्स के आफ्टर जो है हम चेक करेंगे। बेड रेस्ट, शॉक को प्रिवेंट करना है। तो समराइजेशन इसमें ये है कि हमने डेफिनेशन ऑफ एबॉर्शन पढ़ी है, कॉजेज पढ़े हैं, एमटीपी एक्ट पढ़े हैं और रोल ऑफ नर्स पढ़ा है। नेक्स्ट पर हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पे लेबल ज़रूरी करना है। दिस इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जहाँ पे डेफिनेशन है तो वहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एज अ नेम इंडिकेटर्स, एक्टोपस मीन्स आउट ऑफ प्रेगनेंसी, टोपोस मीन्स प्लेस, आउट ऑफ प्लेस जो प्रेगनेंसी होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस में होती है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ये यूट्रस से बाहर कहीं फैलोपियन, मेनली तो फैलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। नॉर्मली फर्टिलाइज्ड ओवम जो है इम्प्लांट होता है यूट्रस में, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा यूनिट, कई बार जो इम्प्लांटेशन साइड वो ट्यूबल मीन्स एम्प्यूला इस्थमस में हो सकती है, या यूट्रस में यूट्रीन सर्विकल एंगुलर सिजेरियन टाइप जो होता है, यहाँ पे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्राइड सिम्टम्स होते हैं, 3 सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट इज़ पेन होती है, इसमें एमेनोरिया होता है और वाजिनल ब्लीडिंग होती है। ये 3 सिम्टम्स जब हो तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एग्जामिनेशन, इसमें हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। क्यूलिनस साइन जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है पेरी अम्बिलिकल एरिया में, क्योंकि वहाँ पे इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग हुई होती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में डायग्नोसिस जो है हम HB एस्टिमेशन करते हैं, CBC ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, एलाइसा टेस्ट करते हैं, ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी करते हैं हम। सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल अगर 25 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो तो इसमें नॉर्मल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी बोल सकते हैं, लेकिन अगर लेस देन 15 नैनोग्राम पर ml हो तो एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, और अगर उससे कम 5 से कम हो तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नॉन वायबल है, कि मीन्स डेथ हुई है फीटस की। डायग्नोसिस लेप्रोस्कोपी हम कर सकते हैं। मैनेजमेंट हम एंटी शॉक ट्रीटमेंट देंगे, HB एस्टिमेशन करेंगे, ब्लड ग्रुपिंग की क्रॉस मैचिंग। तो लेप्रोटॉमी एज वेल एज लेप्रोस्कोपी भी हम यूज़ करते हैं। सेल्पिंजोस्टॉमी कि हम जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें एक होल करते हैं, उस होल के थ्रू हम इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को निकाल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल्पिंजोस्टॉमी। तो इसमें इंसिजन बहुत कम लगता है, 10 to 15 mm का इंसिजन होता है। लीनियर सेल्पिंजोस्टॉमी, सेगमेंट रिसेक्शन जो है, ये नाम ही अगर याद रखोगे तो काफ़ी है। तो फेमरियल एक्सप्रेशन जो है ये हम यूज़ करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा समराइज़ करूँगा। डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद कहाँ कहाँ होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसके 3 सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, एग्जामिनेशन इसमें हम क्या करेंगे, और इसमें मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। दिस इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट जो टॉपिक है मैंने पहले ही बताया कि जब डेफिनेशन आएगी दिस मीन्स के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हाइडेंटिफायर मोल। हाइडेंटिफायर मोल क्या होता है कि ये एक जैसे B9 मास होता है, ग्रोथ हो जाती है इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस के अंदर जो है एक किस्म जो सेल्स जो है इंक्रीज हो जाती है, तो वह मास बन जाता है। वो मास बन जाता है दैट इज़ कॉल्ड हाइडेंटिफायर मोल। एक कोरियोकार्सिन भी हो सकता है, मीन्स कैंसरस फॉर्म भी हो सकता है ये हाइडेंटिफायर मोल जिसको हम बोलते हैं, यूट्रीन फिब्रॉइड भी जिसको हम बोलते हैं, दिस इज हाइडेंटिफायर मोल। इसमें 2 तरह का होता है, एक तो पार्शियल होता है मीन्स कि एबनॉर्मल प्लासेंटा जो है इनकम्प्लीट मोलर प्रेगनेंसी, मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लासेंटा और फीटल डेवलपमेंट होता है। लेकिन दूसरा होता है कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी की एबनॉर्मल प्लासेंटा बट फीटस जो है एबनॉर्मल नहीं होता है। कॉजेज इसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ टिश्यू जो होता है, या जो हाई रिस्क जो वुमेन्स होती है 35 ईयर से अबो, मैटरनल एज लेस देन 16 ईयर्स अगर हो, तो
प्रॉब्लम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। लो प्रोटीन डाइट, विटामिन ए और एनिमल फैट में भी अगर कम खाएं हम, अगर कोई जो प्रेग्नेंट लेडी अगर कोई फीमेल है वो प्रोटीन, विटामिन ए एंड एनिमल फैट कम खाए तो उससे भी ये चीज़ हो सकती है। सिम्टम्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ यूट्रस हो सकता है, नौसिया, वोमिटिंग, वैजिनल ब्लीडिंग और पासिंग ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि पासिंग ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल, तो इससे पता चलता है कि इसको हाइडाइटिफार्म मोल हुआ है। फिजिकल एग्जामिनेशन, लार्ज यूट्रस होता है, फीटल साउंड उतनी नहीं होती है और वहाँ पे फीटल मूवमेंट स्क्वीकनिंग ज़्यादा नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन हम कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, थायराइड फंक्शन, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसमें एनीमिया हो सकता है, टॉक्सीमिया हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। ट्रीटमेंट में हम कई हाइडाइटिफार्म मोल खुद डिसअपीयर हो जाते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं, उसके साथ साथ हिस्टेरेक्टोमी भी करते हैं और एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी भी कर सकते हो। तो अगर ट्रीटमेंट आया किसी में भी तो ट्रीटमेंट को थोड़ा इलाबरेट करना है कि हिस्टेरेक्टोमी क्या होती है और एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। तो ट्रीटमेंट में हम नर्सिंग मैनेजमेंट भी डाल सकते हैं कि नर्सिंग डायग्नोज यूज़ करके हम नर्सिंग मैनेजमेंट भी डाल सकते हैं। तो रीअश्योर करना है पेशेंट को, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, तो ये इस ट्रीटमेंट में भी आएगा। गुड एनवायरनमेंट रखना है पेशेंट को डाइट देना है रिच इन प्रोटीन, विटामिन ए और फैट में, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखिए पेशेंट। एचसीजी लेवल जो है वीक होती, एवरी वीक चेक करनी चाहिए और पेशेंट को इफेक्टिव कंसप्शन के लिए एजुकेट करना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट मोलर प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जेस्टेशनल डायबिटीज़। एज ए नेम इंडिकेट्स, जेस्टेशनल मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम जो डायबिटीज़ होती है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में की एस्पेक्ट्स ये है कि ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करना है हमने, उसको न्यूट्रिशनल गाइडेंस देनी है कि सिलेक्टिव चीज़ें कौन सी खानी है, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताना है कि कितनी इंपॉर्टेंस है फिजिकल एक्टिविटी को ड्यूरिंग दिस डायबिटीज़, कि वो फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल है। मेडिकेशन मैनेजमेंट, कौन सी ड्रग्स यूज़ करनी है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, फीटल मॉनिटरिंग, पेशेंट की एजुकेशन देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है, प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन ना हो पेशेंट को तो वो भी करना है। और कोलैबोरेशन मीन्स खुद कोलैबोरेट करना बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, बाकी जो है हेल्थ केयर टीम है उसके साथ कोलैबोरेट करके हम उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल में ला सके। नर्सिंग मैनेजमेंट में इसकी हेल्थ हिस्ट्री पूछते हैं और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस इसमें डायबिटीज़ में ये बनेगा, पहले तो इसको थकावट होती है, तो फैटीग, दूसरा होता है एक्टिविटी इंटॉलरेंस में ये काम नहीं कर पाता है, इम्बैलेंस इन न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ये भी नेक्स्ट डायग्नोस हो जाएगा नर्सिंग के लिए। इनफेक्टिव परफेरल टिश्यू परफ्यूजन, कि उसको सही तरीके से खून हर किसी बॉडी पार्ट में नहीं पहुंचता है, तो ये नर्सिंग डायग्नोस बन सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इंटरवेंशन ले सकते हैं कि मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी, डाइटरी एजुकेशन देनी है, एजुकेशन सपोर्ट देना, मॉनिटरिंग करना है, कोलैबोरेशन और एक्सपेक्टेड आउटकम के बारे में बताना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूट्रीन इनर्शिया। यूट्रीन इनर्शिया हम किसको बोलते हैं? नॉर्मली यूट्रस कंट्रैक्ट करता है ताकि बेबी जो है बाहर आए, फीटस जो है बाहर आए, लेकिन कई बार क्या होता है कि यूट्रस जो है वो इनर्शिया में चला जाता है कि यूट्रस का जो ट्यून होता है, जो कंट्रैक्शंस होती है यूट्रस की, वो स्टॉप हो जाती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं यूट्रीन इनर्शिया। और इससे क्या हो जाता है कि प्रोलॉन्गड लेबर भी प्रोलॉन्गड होता है। जैसे हमने पहले बताया कि लेबर क्या होता है, तो इसमें कंट्रैक्शंस नहीं होती है, जिसकी वजह से लेबर जो है वो प्रोलॉन्गड हो सकता है, कि डिलीवरी जो है वो प्रोलॉन्गड हो सकती है। उसके काजेज़ क्या है? फर्स्ट इज प्राइमरी ओबेसिटी और स्ट्रेच इन यूट्रस, सेकेंडरी इसमें पेन हो सकती है, एग्जॉशन होते हैं। सिम्टम्स कि वीक इनफ्रीक्वेंट यूट्रीन कंट्रैक्शंस होती है, सर्विकल डायलिटेशन नहीं होती है प्रॉपर, ब्लीडिंग भी होती है, मैटरनल डिस्ट्रेस और इलनेस भी होती है। डायग्नोस हम यूट्रीन कंट्रैक्शंस देख सकते हैं, सर्विकल डायलिटेशन और यूट्रीन इलेक्ट्रोमायोग्राफी देख सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम मेडिकेशन में ऑक्सीटोसिन देते हैं और अदर इंटरवेंशन में हम एमनियोटॉमी या सिजेरियन सेक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्स ऑफ परप्यूरम। ये नेक्स्ट टॉपिक है कि परप्यूरम पीरियड कौन सा होता है कि 6 वीक्स आफ्टर द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, मीन्स आफ्टर डिलीवरी 6 वीक्स जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड परप्यूरम। इस परप्यूरम के पीरियड में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो कौन कौन सी है जिसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ परप्यूरम। फर्स्ट इज हेमरेज भी हो सकती है, क्योंकि पोस्टमार्टम हेमरेज जिसको हम बोल सकते हैं। इन्फेक्शंस भी हो जाती है, थ्रोम्बोएम्बोलिक की मीन्स क्लॉट बन सकते हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जो प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के टाइम जो है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं।
तो ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे मेस्टाइटिस हो सकता है, पेन, रेडनेस, फीवर हो सकता है। आफ्टर पेनस मीन्स कि जो प्रेगनेंसी के बाद जो यूट्रिन कंट्रैक्शंस की वजह से पेन हो जाती है। पेरिनियल पेन, क्योंकि पेरिनियम एरिया जो होता है वहाँ पे भी पेन हो सकती है। ब्रेस्ट एनगोरेजमेंट हो सकता है। सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस जो है, इन्वॉल्यूशन हमने पढ़ा है, लेकिन सब इन्वॉल्यूशन मीन्स यूट्रस फेल हो जाता है कि अपनी लेवल पे फिर से अपनी पोजीशन पे आने के लिए फेल हो जाता है। पोस्टमार्टम इक्लेम्शिया मीन्स ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है उसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम इक्लेम्शिया। पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट में हम इसमें परपेरियन के पीरियड में हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इज पेन मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और सपोर्टिव केयर देते हैं। तो दिस इज डिसऑर्डर्स ऑफ परप्यूरियम। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स, कि जब नॉर्मली इन्फेंट जो है या जो चाइल्ड होता है वो ब्रेस्ट फीड करता है, लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। उन प्रॉब्लम में फर्स्ट इज लैच डिफिकल्टीज, कि जो बेबी होता है वो फेल होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर उसको नहीं होती है, कि उसकी वजह से वो ग्रैब नहीं कर पाता है, कि ब्रेस्ट फीड अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी वजह से वो इंजरीज कर सकता है, ब्रेस्ट में कुछ इंजरीज कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं लैच डिफिकल्टीज, कि उसको अच्छी तरीके से इनफेक्टिव मिल्क ट्रांसफ़र हो जाता है उसकी वजह। दूसरा है कि सोर और क्रैकेड निपल्स हो सकते हैं। तो इसमें सोल्यूशन ये है कि जो मदर होती है उसको हम बोलते हैं कि जो ब्रेस्ट में थोड़ी जो है सॉफ्टनिंग करे, जिसकी वजह से सोर नेपल्स ना हो। इसके बाद एनगोरेजमेंट मीन्स कि जो निपल है वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जो ब्रेस्ट्स होते हैं ये फुल एंड पेनफुल हो जाते हैं। तो इसमें भी वार्म कंप्रेसेस, हम जो मदर होती है उसको हम बोलते हैं वार्म कंप्रेसेस, ताकि जो वार्म कंप्रेसेस हम देते हैं ताकि मिल्क फ्लो अच्छा हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है लो मिल्क सप्लाई की, इनसफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन हो जाती है क्योंकि एंग्जाइटी की वजह से। तो हम मदर को जो है गाइड करेंगे कि एंग्जाइटी ना ले, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे मदर को। नेक्स्ट इज मेस्टाइटिस हो सकता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट जो हो सकता है, दैट इज मेस्टाइटिस। तो उसमें मेस्टाइटिस में हम जो है जो मदर होती है उसको हम बोलेंगे कि एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स ले, उसके साथ साथ जो है एनाल्जेसिक्स। बेबी स्लीपिंग एट द ब्रेस्ट, ये भी प्रॉब्लम होती है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि पोजीशंस चेंज करे। तो ये थे ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज़ कि ब्रेस्ट एब्सेस मीन्स कि जब इन्फेक्शन ज़्यादा होता है ब्रेस्ट में, उसकी वजह से एब्सेस बन जाता है, पेनफुल पस फिल्ड लंप बन जाता है वहाँ पे। तो इसके लिए मैनेजमेंट फर्स्ट इज एंटीबायोटिक। दूसरा इस अगर ब्रेस्ट एब्सेस ज़्यादा होता है तो उसमें नीडल एस्पिरेशन हम करते हैं, उसके साथ साथ इंसिजन एंड ड्रेनेज भी कई बार करना पड़ता है। तो पेन मैनेजमेंट वार्म कंप्रेसेस देने होते हैं, तो अर्ली ट्रीटमेंट करना होता है, उसको फॉलोअप के लिए बोलना होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज मीन्स कि जो प्रेगनेंसी में जो हेमरेज होती है ड्यूरिंग एंटीपार्टम पीरियड में, दैट इज़ कॉल्ड एंटीपार्टम हेमरेज। इसमें आता है पहला प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है कि प्लासेंटा का जो इम्प्लांटेशन हो जाता है वो लोअर यूट्रिन सेगमेंट में होता है। नॉर्मली तो यूट्रस के बीच में प्लासेंटा जो इम्प्लांट होता है, लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी क्या होती है कि जो प्लासेंटा प्रीविया होता है इसमें जो इम्प्लांटेशन हो जाती है वो यूट्रस के लोअर पार्ट में होती है, इसको हम बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। इसके कॉजेज़ क्या है, मल्टीपैरिटी हो सकती है, सिसेरियन डिलीवरी, स्मोकिंग की वजह से, या प्लासेंटा प्रीविया पिछली बार हुआ है। तो इसके डिग्रीज क्या है, फर्स्ट इज टाइप 1 इज लो लाइंग प्लासेंटा प्रीविया। तो इसमें क्या होता है, प्लासेंटा के जो एज होते हैं ये लोअर यूट्रिन सेगमेंट होते हैं, लेकिन इंटरनल ओएस को ये क्लोज नहीं करते। यहाँ पे इंटरनल ओएस क्लोज नहीं होता है। तो यहाँ पे प्लासेंटा, ये देखो ये यूट्रस है, नॉर्मली तो प्लासेंटा यूट्रस के यहाँ बीच में जो है इम्प्लांट होता है, लेकिन यहाँ पे प्लासेंटा यूट्रस के जो नीचे वाली पार्ट में इम्प्लांट होता है, इसको हम बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। अब जो फर्स्ट टाइप का होता है इसमें जो सर्विक्स जो है ये पूरा इंटरनल ओएस जो है ये पूरा बंद नहीं हुआ है। इसी तरीके से दूसरा जो टाइप है ये थोड़ा सा बंद हुआ है, मार्जिनल इसको हम बोलते हैं, टाइप 2 प्लासेंटा। इसमें मार्जिन ऑफ जो इंटरनल ओएस होता है वो बंद होता है,
लेकिन टाइप थर्ड में क्या होता है कि इंटरनल ओएस में पार्शियली बाइंड ये बंद होता है, पूरा भी नहीं होता है, पार्शियली। और फोर्थ स्टेज में पूरा इंटरनल ओएस जो है बंद हो जाता है। ये प्लासेंटा प्रीविया के स्टेजेस है। अब काजेज ऑफ ब्लीडिंग क्यों होती है? ब्लीडिंग में प्लासेंटा अटैचमेंट सही तरीके से नहीं होती है, लोअर सेगमेंट में होती है, तो इसलिए प्लासेंटल ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग जो है ये कहीं भी सीवियर भी हो सकती है, रिकरेंट भी हो सकती है। अब नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है यहाँ पे, तो लेकिन फीटल माल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है वहाँ पे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो साइज ऑफ यूट्रस जो है ज़्यादा होता है, यूट्रस जो है रिलैक्सड फील करता है, और हेड जो है, हेड जो बच्चे का हेड होता है ये फ्लोटिंग लगता है उसमें। तो लोकलाइजेशन ऑफ प्लासेंटा देखने के लिए कि प्लासेंटा कहाँ पे है हम, इसलिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड या कलर डोपलर भी हम कर सकते हैं, कि हम एग्जैक्टली देखेंगे कि प्लासेंटा प्रीविया हुआ है कि नहीं, कि प्लासेंटा यूट्रस के नीचे पार्ट में जो यूट्रस का बिलो वाला पार्ट है वहाँ पे इम्प्लांट हुआ है कि नहीं। तो मैनेजमेंट में हम इमीडिएट अटेंशन ब्लड लॉस को पहले कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जब भी कोई भी डिसऑर्डर हो, डिजीज़ हो, इसमें पहले हम ब्लड लॉस को कंट्रोल करते हैं। ब्लड सैंपल देते हैं, उसके बाद आईवी कैनोला लगाते हैं ताकि हम उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट दें और ब्लड रिप्लेसमेंट दें। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दें। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में हम इसको बेड रेस्ट देते हैं, हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग का एस्टिमेशन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी यूएसजी भी करते हैं, और उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री हेमेंटिक्स वो होते हैं जो ब्लड को इंक्रीज़ करते हैं, जो हमारे ब्लड सेल्स इंक्रीज़ करते हैं। तो स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, और टोकोलाइसिस जैसे मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं ताकि वो ब्लीडिंग को रोक सके। एक्टिव मैनेजमेंट जो है, एक्टिव मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव मैनेजमेंट आप यहाँ पे नहीं पढ़ना, वो उसका थोड़ा ग्राफ ही मैं लास्ट में आपको सेंड करूँगा। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में एंटीबॉटम हेमरेज हो सकती है, सेप्सिस हो सकता है, सब इन्वॉल्यूशन हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है। तो ये था एंटीबॉटम हेमरेज का फर्स्ट पार्ट, दैट इज प्लासेंटा प्रीविया, कि जब प्लासेंटा कहीं और जो है इम्प्लांट हो, प्लासेंटा जब जो है यूट्रस के लोअर पार्ट में इम्प्लांट होता है। तो इसके डायग्नोज क्या है, मैनेजमेंट क्या है। नेक्स्ट एंटीबॉटम हेमरेज में आता है एब्रेप्शो प्लासेंटा। एब्रेप्शो प्लासेंटा क्या होता है कि इसमें ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि जब प्लासेंटा नॉर्मली तो प्लासेंटा विदिन 28 वीक्स तक रहना चाहिए वहाँ पे, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्लासेंटा नॉर्मल टाइम से पहले ही बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मल सिचुएटेड प्लासेंटा। प्लासेंटा को 28 वीक्स में बाहर आना चाहिए फॉर एग्जांपल, लेकिन ये इससे पहले ही यूट्रस से बाहर आ जाता है। इसको हम बोलते हैं एब्रेप्शो प्लासेंटा। ये दूसरे टाइप का एंटीबॉटम हेमरेज है। इसके भी टाइप्स है। फर्स्ट इज रिवील्ड। रिवील्ड में क्या होता है कि प्लासेंटा जो है बाहर आता है, लेकिन उससे पहले ब्लीडिंग आ जाती है। प्लासेंटा बाहर आता है, उसके बाद ब्लीडिंग हो जाती है। लेकिन कंसीलर्ड में क्या होता है कि जो ब्लड होता है ये प्लासेंटा के पीछे बैठ जाता है। और मिक्सड में क्या होता है कि कई बार प्लासेंटा के बाद ब्लड आता है, कई बार जो है प्लासेंटा बाहर आने के से पहले ब्लीडिंग होती है। तो रिवील्ड, कंसीलर्ड टाइप या मिक्सड टाइप एब्रेप्शो प्लासेंटा हो सकता है। ग्रेड्स नहीं पढ़नी यहाँ पे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी ब्लीडिंग हो सकती है, पेन, साइनस ऑफ शॉक भी होता है। तो फीटल पार्ट्स डिफिकल्ट टू पाल्पेट होते हैं। मैनेजमेंट हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन करते हैं, आईवी लाइन रखते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे दिमाग में ही होना चाहिए कि अर्ली डिलीवरी करनी है, एनाल्जेसिक्स देने हैं, और सीवियर ब्लीडिंग के लिए हम सिजेरियन भी करते हैं। तो एब्रेप्शो प्लासेंटा को यहाँ पे हम थोड़ा मैनेजमेंट में आपको बताऊंगा कि हम क्रिस्टोलाइड्स देते हैं, क्रिस्टल जैसे आईवी इन्फ्यूजन्स देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यूरिन आउटपुट देखते हैं, फीटल मॉनिटरिंग करते हैं। रिससिटेशन तब करनी है जब ठीक नहीं हुआ। तो रिवील्ड टाइप अगर हो, रिवील्ड मीनस पहले जब प्लासेंटा आता है पहले, उसके बाद ब्लड आता है। कंसीलर्ड में पहले जो ब्लड होता है वो प्लासेंटा के पीछे बैठ जाता है। तो रिवील्ड में पेशेंट अगर लेबर में हो तो उसको ऑक्सीटोसिन देना है, उसको वेजाइनल डिलीवरी करनी है। लेकिन अगर पेशेंट लेबर में न हो, लेबर कंट्रैक्शंस नहीं होती है, तो उसको एक्टिव मैनेजमेंट करना है, ऑक्सीटोसिन देनी है, सिजेरियन भी करना होता है उसमें उस टाइम। तो अगर कंसीलर टाइप है तो इसी तरीके से ऑक्सीटोसिन देना है, वेजाइनल डिलीवरी करनी है अगर वो उसमें जो है नॉर्मल कंट्रैक्शंस हो, अगर नहीं तो फिर सिजेरियन करना पड़ता है।
सो ये डिफरेंस है प्लासेंटा प्रीविया और एब्रप्शन प्लासेंटा का, ये पढ़ना नहीं है। अगर आपने ऊपर से जो कंसेप्ट सीखा है प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है और एब्रप्शन प्लासेंटा क्या होता है, तो ये काफ़ी है। नेक्स्ट एंटीबॉटम हेमरेज में एक रेयर कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं वासा प्रीविया। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा के ब्लड वेसल्स है वो जो है बाहर आ जाते हैं, सर्विकस से बाहर आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वासा प्रीविया। इसमें हाई फीटल मोटिलिटी रेट है 95% में, क्योंकि फीटस इसमें नहीं बचता है। तो काजल मीनस बाइलोब्ड प्लासेंटा हो सकता है या वेलामेंटस प्लासेंटा हो सकती है, एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लासेंटा होती है, तो ये भी इसके काजेस हो सकते हैं। सिम्टम्स यूजुअली एसिम्टमेटिक होता है, इंट्रायूट्रिन ग्रोथ रिटार्डेशन, कंजेंटल मालफॉर्मेशन होती है, उसके साथ साथ फीटल हार्ट रेट भी एबनॉर्मल होती है। तो इसको हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं कि हम रेड सेल्स को देखते हैं। रेड सेल्स जो है वहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसको सिंगर्स एल्कली डिनेचुरेशन टेस्ट होता है, ये हमें डिटेक्शन बताता है वासा प्रीविया के बारे में। तो मैनेजमेंट फीटल जेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग, सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, अगर प्रेगनेंसी 37 वीक्स से अबव हो तो उस टाइम हम डिलीवरी जो है रिकमेंड कर सकते हैं। तो मोड ऑफ डिलीवरी डिपेंड करता है कि फीटस क्या स्टेट है। फीटल मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से करनी है और वासा प्रीविया को अच्छी तरीके से डायग्नोज करके नियोनेटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कई बार ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा मैं ऊपर से समराइज करूँगा जिससे आपको थोड़ा एंटीबॉटम हेमरेज के बारे में हमने पढ़ा है। तो उसमें पहले प्लासेंटा प्रीविया के बारे, प्लासेंटा प्रीविया होता है कि इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लासेंटा इन लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस। तो इसकी कॉजेज पढ़े हैं, टाइप्स पढ़े हैं इसमें कि अगर ये इंटरनल ओएस को थोड़ा सा ये इंटरनल ओएस को कवर ना करे तो इसको हम टाइप 1 बोले, पार्शली कवर करे तो टाइप 2 थोड़ा रह जाए दैट इज टाइप 3, एंड टाइप 4 में कंप्लीट इंटरनल ओएस जो है कवर हो जाता है। कॉजेज क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। उसके बाद हमने दूसरा एंटीबॉटम हेमरेज में जो एब्रप्शन प्लासेंटा, एब्रप्शन प्लासेंटा मीनस कि प्लासेंटा जो है 28 वीक से पहले ही आ जाता है, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा होता है यूट्रस से। तो इसके क्लासिफिकेशन पढ़े, उसका मैनेजमेंट पढ़ा, उसके बाद हमने वासा प्रीविया के बारे में पढ़ा। तो दिस इज एंटीबॉटम हेमरेज। अगर एंटीबॉटम हेमरेज कोई क्वेश्चन आ गया तो इसमें तीनों डालने हैं, प्लासेंटा प्रीविया भी, वासा प्लासेंटा प्रीविया भी, एब्रप्शन प्लासेंटा भी और वासा प्रीविया भी।